किसान भाइयों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अरहर की खेती कैसे की जाए? इस फिल्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अरहर की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी प्रजाति का चयन करें, क्या क्या इसमें खाद उर्वरक प्रबंधन होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाली है। हाँ, जो साथी इस वीडियो को देख रहा हो प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो इससे आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए पूरी वीडियो को पूरा देखें और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम इसके महत्व उपयोग की। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों में अरहर की दाल सबसे अधिक प्रचलित है। वहाँ के लोग इसको चावल के साथ खाते हैं तथा इसकी चूरी का प्रयोग हम जानवरों को खिलाने में करते हैं। अरहर की पत्तियों को चारे के रूप में पशु को भी खिलाया जाता है और पकी फसल से दाल के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे पत्तियों का भूसा व लकड़ी प्राप्त की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ जो प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे इसमें प्रोटीन 22.3%, वसा 1.7%, कार्बोहाइड्रेट्स 57.6%, खनिज 3.5%, रेशा 1.5%, कैल्शियम 73 मिलीग्राम, फास्फोरस 304 ग्राम, लोहा 5.8 मिलीग्राम, क्लोरोमीन 355। तो किसान भाइयों, यह जो पोषक तत्व 100 ग्राम दाल के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी जलवायु की। सबसे पहले इसकी कृषि करने से पहले हम इसकी जलवायु के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो अरहर की खेती के लिए आप इसको आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शुष्क भागों में इसकी सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और अर्थात नम जलवायु की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अरहर की खेती के लिए उत्तम नहीं होती, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे विल्ट या उकटा रोग का प्रकोप होना संभावित हो जाता है। तो इस तरीके से, और साथ ही जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो उनकी क्रियाशीलता काफ़ी धीमी पड़ जाती है। परंतु 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में अरहर की खेती बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। पौधों पर फूल आते समय, फली और दाने बनते समय शुष्क मौसम की और तेज धूप की आवश्यकता इसमें होती है। पाले का फसल पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उत्तरी भारत में अधिकांश स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना के कारण अरहर का फसल नष्ट हो जाती है। फसल को पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इस समय 90 फ़ारेनहाइट तापमान सबसे उत्तम माना जाता है और अधिक तापमान पर की दशा में इस पर फसल पर नुकसान पहुंचता है। तो कहने का मतलब है, एक अरहर की खेती के लिए सामान्य तापमान इसके लिए होना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी भूमि की कि कौन सी भूमि में अरहर की फसल को हम ले सकते हैं। तो अरहर की फसल लगभग सभी किस्मों की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन यह फसल मुख्यतः हल्की नम भूमि में अच्छी वृद्धि कर पाती है। अरहर की आर्थिक पैदावार लेने के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसी दशा में दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है, जिसमें पानी का ठहराव ना के बराबर हो और जो गहरी हो, जिसका पीएच मान उदासीन हो, यानी कि जो मिट्टी 7 पीएच मान की होगी वह अरहर की खेती के लिए बहुत ही अधिक उत्तम मानी जाती है। कुछ स्थानों पर अरहर की फसल कंकरीली मृदा में भी उगाई जाती है, परंतु उन मृदाओं में अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती है। अरहर की अच्छी उपज के लिए मृदा में निम्न गुणों का होना आवश्यक होता है, जैसे मृदा में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, मृदा में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, मृदा की जलधारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो ये 3 जो मुख्य बातें हैं, अगर आपकी मृदा में हैं तो आप अरहर की खेती को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी उन्नतशील जातियों की, क्योंकि अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें उन्नतशील जातियों का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु एवं मृदा के अनुसार ही अरहर की भिन्न भिन्न जातियाँ उगाई जाती हैं। विभिन्न प्रांतों में उगाई जाने वाली जातियों को आगे हम इस प्रकार बताते हैं। जैसे अगर आप अरहर की खेती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ले रहे हों तो उसकी अगेती जो किस्में हैं जो 120 दिन में पककर तैयार हो रही हैं, वो किस्में इस प्रकार हैं, जैसे प्रभात, UPAS 120, पंत A3,
मानक। और बात करें इसी की मध्यम किस्मों की जो 130 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जैसे पारस, पूसा गीती, टा 21, मुक्ता, पूसा 74। बात करें इसकी पछिती किस्मों की जो 180 दिन के से ऊपर तैयार होती हैं, जैसे टा 7, टा 17, NP, WR, TS, पूसा 33, पूसा 55। तो आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों को उगा सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों बिहार व झारखंड में। जो किसान भाई बिहार और झारखंड से हैं वो अगर अरहर की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इन प्रजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रभात UPS 120, ICPL 87, ICPL 15L और पूसा अगेती। यहीं पे बात करें मध्य किस्मों की जो 130 से 160 दिन में पक्का तैयार होती हैं, तो उसमें टा 21 है, मुक्ता BR 183 है और भी बहुत सारी किस्में हैं। बात करें पछेती किस्मों की तो जिसमें टा 7, टा 17, BR 65, AS 71, 37, NP, WR 15, लक्ष्मी, बहार, बसंत। इस तरीके से हम बिहार में इन फसलों को अपनी सुविधा के अनुसार उगा सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की किसानों के लिए। जो किसान भाई वहाँ पे इसकी खेती करना चाहते हैं तो प्रभात UPS 120, पूसा 74, पूसा 33। बात करें अब यहीं पे मध्यम किस्मों की जो 130 से 160 दिन में पककर तैयार होती हैं, तो पूसा गीती, टा 21, सागर और मानक। बात करें यहाँ पे पछेती किस्मों की तो ग्वालियर 3, टा 7, टा 17 और CP 8, JA 3। इस तरीके से यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन फसलों को, इन प्रजातियों को हम उगा सकते हैं। बात करें राजस्थान में जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर अधिक रहता है, शुष्क मौसम होता है, तो वहाँ पर अगेती किस्मों में हम प्रभात और UPS 120 को ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पे मध्य किस्मों की तो पूसा गीती, टा 21, शारदा और पारस। यहीं पे बात करें हम पछेती किस्मों की तो उसमें टा 7, टा 17, पूसा 33, पूसा 55 को उगा सकते हैं। जो किसान भाई हरियाणा से हैं, हरियाणा में अरहर की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए अगेती किस्म है प्रभात UPS 120, H73, 20, AL 15, H73, 14, ICPL 84, 031। इस तरीके से यहाँ पे बात करें मध्य किस्मों की तो मध्य किस्मों में है पूसा गीती, टा 21, पूसा 84, मानक, पारस, पूसा 74। और बात करें यहाँ पर हम पछेती किस्मों की तो टा 7, टा 17, पूसा 33 और पूसा 74 को हम यहाँ पे उगा सकते हैं। अरहर की प्रजाति का चुनाव करके हम फसल को उगा सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी मैंने आपको प्रांतों के नाम बताए हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अगेती किस्म में कॉमन है वो है प्रभात के नाम से। तो प्रभात आप अगेती के रूप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में प्रभात के नाम से जो अगेती किस्म आती है इसको आप बो सकते हैं। मध्यम में आप पारस को भी ले सकते हैं, पछेती में आप टा 7 को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम संपूर्ण भारत में इन किस्मों का चयन करके अरहर की खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई बात कर लेते हैं इसकी भूमि की तैयारी की। तो ग्रीष्म ऋतु में जब रबी की फसल कटती है आपकी, उसके बाद एक गहरी जुताई करके मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी एक जुताई करें। इसके 2-3 बार हैरो या देसी हल से भी इसकी जुताई कर दें। खेत को भुरभुरा बना लें जिसमें नमी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आखिरी जुताई पर 5% BSC को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से मृदा में छिड़काव करके मिला दें। इससे मृदा में रहने वाले कीट पतंगे, दीमक आदि की रोकथाम हम कर सकते हैं। किसान भाई बात कर लेते हैं इसके बोने के समय की। तो उसका बोने का समय क्या होना चाहिए? फसल की बुआई अगेती करना लाभदायक रहता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है वहाँ पर 1 जून से 15 जून तक फसल की बुआई हम कर सकते हैं। और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर वर्षा पर हम निर्भर होते हैं, वहाँ पर हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी अधिकतर वर्षा होने पर इसकी बुआई हम कर देते हैं। बुआई का समय प्रभाव उपज पर सीधा पड़ता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद बुआई करने पर उपज में भारी कमी देखी जाती है। अब इसकी किसान भाई बोने की विधियां क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बुआई की विभिन्न क्षेत्रीय प्रचलन व मिलवा तथा अगेती फसल के बोने के अनुसार इसकी करते हैं। जब अरहर की फसल को ज्वार या बाजरा आदि के साथ बोते हैं तो छिटक विधि प्रयोग करते हैं या फिर यह विधि एक त्रुटिपूर्ण विधि होती है। अरहर की फसल को सदैव पंक्तियों में बोना उत्तम माना जाता है क्योंकि पंक्तियों में दूरी सदैव एक साथ समान दूरी पर बोई जाती है। जैसे मूंगफली, मक्का, बाजरा, मूंग आदि पर वह निर्भर करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे मृदा धरातल का समतल न होना, चिकनी मिट्टी का होना अथवा अधोसतह में अभेद परत के होने के खेत में पानी ठहराव प्रारंभ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अनुसंधान के आधार पर पाया गया है कि
डेलोमेड के फसल पर बुआई करने के लिए अधिक उपज प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अरहर की फसल को मेड़ों पर ले रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा उपज बढ़ने की संभावना हो जाती है। बात करते हैं इसके बीज की। तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बीज सदैव प्रमाणित या फफूंदनाशक होना चाहिए, जिसमें 3 ग्राम कैप्टान या 3 ग्राम थीराम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके ही बीज को बोना चाहिए। जब अरहर की फसल को किसी अन्य फसल के साथ मिश्रित रूप में बोया जाता है तो 2 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। अरहर की अकेली फसल में 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जा सकता है। बात करें इसके बोने की, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी निश्चित करके क्रम हम प्रति इकाई क्षेत्र में पौधे की संख्या निर्धारित करते हैं। पंक्ति व पौधे की दूरी मिश्रित व अकेली फसल के अनुसार निश्चित की जाती है। बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, अरहर एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। जिसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है। तो इस तरीके से हमें इसमें नाइट्रोजन की कमी मात्रा देनी होती है। तो हम बात करेंगे, इसमें 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में दे देते हैं। उसके बाद आपको फास्फोरस पोटास इस प्रकार देनी है। इसमें फास्फोरस आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व पोटास 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। बीजों को बोने से पहले राइजोबियम जीवाणु से उपचारित करना लाभदायक रहता है, जिससे राइजोबियम जीवाणु पौधे की जड़ों में काफ़ी अधिक संख्या में बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी सिंचाई और जल निकास की। जब आपने जून में पलेवा करके फसल को बो लिया है तो वहाँ पर वर्षा होने तक 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मृदा में 50% उपलब्ध नमी रहने पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई सदैव हल्की करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में अगर सूखा पड़ जाए तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। फूल आने व दाने पड़ते समय मृदा में नमी का अभाव नहीं होना चाहिए, जिससे क्या फ़र्क होगा, नमी के अभाव से जो दाना फलियों के अंदर बन रहा है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो फूल आते समय और फलियों में दाना बनते समय सिंचाई का विशेष ध्यान आपको अपनी फसल में रखना है। किसान भाइयों, इसके बाद आती है इसकी निकाई गुड़ाई। हम निकाई गुड़ाई कैसे करें? तो अरहर की अकेली बोई गई फसल में 1 से 2 निराई गुड़ाई खुरपी द्वारा कर सकते हैं। पहली निराई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई उसके बुआई से 50 से 60 दिन बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा झाड़ीनुमा होता है। अगर एक बार बड़ा हो जाए, फैल जाए, तो खरपतवार कम ही इसके नीचे अंदर उग पाती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। या फिर बुआई के समय आप खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम फ्लुक्लोरीन या बेसालीन को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव बोने से पहले भूमि में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर मिला देते हैं। इससे अधिकतर खरपतवार नष्ट हो जाती हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी इसकी कटाई मढ़ाई की। तो अरहर की जाति के अनुसार फसल 120 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगेती फसल नवंबर दिसंबर में, देर में पकने वाली फसल मार्च अप्रैल में कटती है। फसल को अच्छी प्रकार सुखाकर डंडों से मढ़ाई कर लेते हैं। मढ़ाई के पुल में थ्रेशर भी काम में लाया जा सकता है। बात करें इसकी उपज की, तो जातियों के अनुसार दाने की उपज 15 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। लकड़ी प्रति हेक्टेयर 50 से 60 कुंटल प्रति तक प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोग की। तो इसमें जो प्रमुख रोग लगते हैं, जैसे उगता है, पत्तियों को चकता है, धब्बा रोग है, तना विगलन है और बांध देता मोजैक है। तो इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उगटा रोग की। तो यह बीमारी सबसे हानिकारक बीमारी अरहर की फसल के लिए होती है। इसमें कई बार फसल को बहुत हानि पहुंचती है और यह काफ़ी अधिक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये एक तरह का फफूंद होता है। लक्षण क्या है इसके पौधे पे? इस रोग के प्रभाव से पौधे की जड़ें काली पड़ जाती हैं और शाखाएं गल जाती हैं। इस रोग के प्रभाव से पौधे में ऊपरी भाग पर पानी का परिभ्रमण रुक जाता है और पौधे में ऊपरी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, जिससे टहनियाँ सभी सूख जाती हैं। तो किसान भाई उसकी रोकथाम कैसे करते हैं? यह भूमि द्वारा पनपने वाला रोग होता है। ऐसे 3 वर्षीय फसल चक्र उपयोग में लाने चाहिए, जिससे कि खेत में पहले वर्ष उगटा रोग जो लग चुका है वो अगले वर्ष उस फसल में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इसके लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। बात करते हैं दूसरे रोग की।
जिसको बोलते हैं पत्तियों के चकत्ते या धब्बे रोग। यह रोग भी एक फफूंद द्वारा फैलता है। पत्तियों पर पीले या काले गोल धब्बे या चकत्ते दिखाई देते हैं। पत्तियां मुड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम की बात करें तो रोगी पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। फसल को देर से या हेर फेर से भी रोग की क्षति कम हो जाती है। बोर्डो मिश्रण या जिनेब के 0.25% घोल का छिड़काव 2 से 3 बार करना उचित रहता है। बात करते हैं किसान भाई तना विगलन की, तो यह रोग भी नामक फफूंद से लगता है। पूरा पौधा इस रोग से सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए और उचित फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। बात करते हैं अगले रोग की, बंध्यता मोजैक जिसको बोलते हैं। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है जिसका प्रकोप फसल पर आजकल बढ़ रहा है। पौधे में पत्तियां अधिक लगती हैं। पत्तियों का रंग हल्का हरा पीला होता है। रोगी पौधे पर फूल व फलियां नहीं बनती। पौधे की कुछ शाखाएं भी इसके रोग से प्रभावित हो सकती हैं। माइट्स जिसे अष्टपदी कीट इस रोग पर को फैलाता है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए खेत में पहली वर्ष के पौधे अथवा स्वयं उगे पौधे उखाड़कर जला देने चाहिए। प्रभावित पौधों को भी उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों हम इन रोग की पहचान करके अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं और उनकी रोकथाम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी कीट की। जो प्रमुख कीट हैं, नंबर 1 पाता है तूर प्लाम मेथ, इसको बोलते हैं पुलम मेथ। इस कीट का कैटरपिलर हरे रंग का होता है। शरीर पर बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। यह ठंडे मौसम में दिखाई देते हैं। यह गिंडार 10 से 15 मिलीमीटर लंबी होती है। खड़ी फसल में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको 0.15% इंडोसल्फान थायोडान 35 सीसी का 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं अब दूसरे इसके कीट की, जिसको बोलते हैं फली बेधक या पोड बोरर। यह भी अरहर की फसल को काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो यह कीट फलियों के अंदर बढ़ने वाले बीजों को खाती है और कैटरपिलर की लंबाई 20 से 25 मिलीमीटर होती है। यह रंग में कुछ हरियाली लिए हुए काले पीले रंग का होता है। इसकी रोकथाम के लिए उपरोक्त मिश्रण के अतिरिक्त 1.5 लीटर थायोडान इंडोसल्फान 35 सीसी का 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर पहले छिड़काव से इस कीट की रोकथाम नहीं हो सकती तो 15 दिन बाद यह क्रिया पुनः दोहरानी आपको चाहिए। इस तरीके से आप फली बेधक कीट की रोकथाम बड़ी आसानी से अपनी फसल में कर सकते हैं। अगले अब बात करते हैं अगले कीट की, जिसके नाम है फली बेधक मक्खी, इसको पोड फ्लाई बोलते हैं। किसान भाइयों, इस मक्खी का लार्वा मुख्य रूप से हानिकारक होता है और फलियों में बढ़ते हुए दाने को खाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको इंडोसल्फान 35 सीसी 0.15% के घोल को 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतर से फल आने तक छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं अगले कीट की, जिसका नाम है बीटल। यह साधारणतः डोरे के नाम से जाना जाता है और यह भंडारण में दानों को खाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलिथियान धूली यानी धूल के रूप में 25% या DDT 10% धूली 175 ग्राम प्रति कुंटल भंडार की अरहर में डालनी चाहिए। यानी कि यह कीट जहाँ भंडारण अरहर के करते हैं वहाँ पे ये कीट बीटल लगता है। इसके अतिरिक्त फास्टोक्सिन्स की 3 से 5 गोलियाँ प्रति कुंटल अरहर के भंडारित बीजों में रखनी चाहिए। और जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे इसका हम प्रयोग करके भंडारण करते समय अरहर के बीजों को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस फसल की पत्ती लपेटने वाले कीट भी सितंबर में आक्रमण कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 5 लीटर इंडोसल्फान 35 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई, हमने जाना कि कैसे हम अरहर की फसल में लगने वाले कीट, इसकी रोकथाम आदि के बारे में हमने। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जो और वीडियो आपके लिए डालते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त